बस आवाज़ नहीं। हाँ भैया, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में यूनिट निकालना सीखा था, ठीक है। पीछे आवाज़ आ रही है? यूनिट निकालना सीखा था। हमने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, डिब्बे से डिब्बे की कहानी खत्म करेंगे और देख लेंगे कितना डिब्बा बचा। जिनको डिब्बा देखने में दिक्कत है वो महाडिब्बे हैं, तो उनके लिए एक और फॉर्मूला बताते हैं, उससे भी थोड़ा सा आसान, कि डिब्बा इब्बा ना काटना पड़े, बिना डिब्बा काटे तुम्हारा आंसर आ जाए। तो भैया ध्यान देना जरा, तुम क्या करना, ये डिब्बा बनाना, तुम कहोगे फिर डिब्बा आ गया, और इसके अंदर लिखना मोल लीटर, या लिख लेना मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर लिख लेना डेल्टा एन। ये डेल्टा एन क्या है, ये डेल्टा एन है एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि मान लीजिए कल कुछ रिएक्शन के लिए हम लोग ने यूनिट निकालना सीखा था, चलो उसी के लिए इससे निकाल के देखते हैं। टाइम थोड़ा और कम लगेगा, डिब्बा इब्बा कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। तो एक रिएक्शन हम लोगों ने आखिरी में करी थी, P4 प्लस 5O2 गिव्स टू P4O10। ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, और ये गैस था। इसके लिए लिखोगे डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे, बताया था हमने आपको, सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे, सॉलिड की जगह क्या मान लेंगे, 1। तो भैया एक बात बताओ, प्रोडक्ट साइड पे कौन है, सॉलिड। डेल्टा एन बराबर होता क्या है, एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड पर एक भी मोल नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट साइड पर है वो है कौन, सॉलिड है, तो प्रोडक्ट के मोल लिए नहीं जाएंगे। माइनस रिएक्टेंट साइड पर ये क्या है, सॉलिड, तो इसका लोगे नहीं। ये क्या है, गैस, तो ये हो गया 5। तो डेल्टा एन की वैल्यू बोलो क्या आ गई, -5। तो इसकी पावर क्या लगा दो, -5। सीधे आंसर आ गया क्या, मोल की पावर -5, लीटर की पावर +5। क्या यही आंसर आ रहा था? बात समझ में आ रही भैया? तो एक काम करो, इसको लिख लो। देखो यूनिट निकालने के लिए दूसरा तरीका, दोनों तरीके दिखा दे रहे हैं, जो बेटर लगे वो अप्लाई कर लेना। यूनिट निकालने का दूसरा तरीका, हेडिंग डालना, यूनिट निकालने का दूसरा तरीका, और लिखो मोल लीटर की पावर -1 नोट कर लिया। कल सुबह 6 से 11 क्लास है, ध्यान रखिएगा। कल सुबह 6 से 11 क्लास है, ठीक, सुबह 6 से 11 क्लास है पूरा। क्यों दिक्कत है क्या बे? 6 सुन लेना, 6 से 8 वो लोग आएंगे जिनको केमिकल कैनेटिक्स की सीट के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्लियर? 6 से 8 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, सीट जो हमने दी है। 8 से 10:30 पौने 11 तक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई भैया? तो कल सुबह 6 बजे से क्लास है, रोज नहीं लगा रहे हैं, एक दिन लगा रहे हैं, मैनेज कर लेना। अगर दिवाली की छुट्टी चाहिए हो तो, दिवाली की छुट्टी चाहिए हो तो मैनेज कर लेना, ठीक। हाँ, शाम में क्लास नहीं चलेगी यार, शाम दोपहर वाली क्लास पर नहीं चलाएंगे ना। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी करेंगे, फ्राइडे सैटरडे, संडे वैसे छुट्टी होती है, तो मंडे ओपन कर देंगे, ठीक है। हाँ भैया लिखिए, यूनिट अभी सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं अभी। यूनिट निकालने का दूसरा तरीका,
मोल लीटर की पावर -1, मोल लीटर की पावर -1, इस पूरे की पावर लगाओ डेल्टा एन, मोल लीटर की पावर -1, इस पूरे की पावर लगाओ डेल्टा एन। डेल्टा एन बराबर लिखो एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर। एनपी के सामने लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एनपी के सामने लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। एनआर के सामने लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगला पॉइंट लिखो, सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे, सॉलिड को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं। क्या था? मोल लीटर इनवर्स पावर डेल्टा एन। रिएक्शन लिखी N2 प्लस 3H2 gives to 2NH3, N2 प्लस 3H2 gives to 2NH3। भैया यूनिट निकालो। अबे डेल्टा एन क्या लिखोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बोलो प्रोडक्ट कितना है? 2, तो प्रोडक्ट हो गया 2, रिएक्टेंट 3 और 1 4, तो रिएक्टेंट हो गया 4, 2 में से 4 गया, माइनस का है प्लस का, माइनस का 2, खत्म हो गया। यूनिट आ गई, यूनिट क्या आ गई? मोल की पावर लीटर की पावर -1, लीटर की पावर -1, और इस पूरे की पावर क्या लगा दोगे? -2। तो आंसर क्या आ गया? नोट करो, साथ में नोट करो, साथ में नोट करो। मोल की पावर -2 और लीटर की पावर +2, मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2। नोट कर लिया भैया? अगली रिएक्शन निकाल के दिखाओगे यूनिट? टाइम कम लगेगा? चलो देखते हैं। हटा भैया इसको। निकलो फटाक से। मोल की पावर 3, लीटर की पावर -3, सीधे आ जाएगा ना यार। आपने सीधे डेल्टा एन निकाल लिया यार, काम खत्म। डेल्टा एन क्या हुआ? प्रोडक्ट साइड पे 1, रिएक्टेंट साइड पे 4, 1 में से 4 गया, माइनस का 3, साथ में नोट करो, साथ में नोट करो। तो मोल लीटर की पावर -1 और डेल्टा एन की जगह -3, तो यूनिट आ गई मोल की पावर -3 और लीटर की पावर +3। नोट कर लिया भैया? ये समझ में आ गया ना यार? निकालोगे ना इससे? एक आखिरी क्वेश्चन और निकाल दो, बस आगे बढ़ते हैं फिर। सब गैस है, बोलो यूनिट, यूनिट लेस। अब एक बात बताओ, डेल्टा एन बराबर क्या? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हो गया 2, रिएक्टेंट 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0। डेल्टा एन अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट लेस हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो लिख लेना, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट लेस हो जाएगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट लेस हो जाएगा।
हो गया भैया? भैया ध्यान देना, पहले मैं इतना बताऊं, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब RF RB से बड़ा या RB RF से बड़ा है, दोनों बराबर, दोनों बराबर, मानते हो ना? अब ये बताओ, यहां पे एक लाइन RF की है, एक RB की है। एक लाइन किसकी है? RF की, और एक लाइन RB की। हर जगह वही है, एक रेट फॉरवर्ड, रेट बैकवर्ड, रेट फॉरवर्ड, रेट बैकवर्ड, रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड। तो हमें ये बताना, यहां पे RF और RB इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल, क्योंकि दोनों लाइन टच नहीं हुई। इसका मतलब ये वाला ग्राफ गलत है। बात समझ में आ रही भैया? आगे बढ़े, क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हैं? नहीं। जिनको बराबर लग रहा हो तो वो ध्यान दें। अबे ये इस वाले y एक्सिस पे रेट है और एक में रेट की वैल्यू ये है, यहां पे आके कांस्टेंट हुई है, मतलब इतनी, और एक में रेट की वैल्यू यहां पे आके कांस्टेंट हुई है। तो क्या RF RB बराबर है? नहीं, एक कम है और एक ज्यादा है। तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ नहीं हो सकता है। इसकी बात करें, यहां पे RF और RB एग्जैक्ट क्या हो गए हैं? बराबर। तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का। यहां पे RF और RB एक पॉइंट पे बराबर तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से अनइक्वल, तो ये वाला ग्राफ भी इक्विलिब्रियम का नहीं हो सकता है। इक्विलिब्रियम पे RF चलेगा, इक्विलिब्रियम पे RB चलेगा, और दोनों इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? ग्राफ ये चला, ये रुका, दूसरा ग्राफ ये चला, इसी पॉइंट पे रुका और पॉइंट हो गया सेम। तो इक्विलिब्रियम का ग्राफ करेक्ट है, वरना क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। बात समझ में आ रही भैया? हम एक ग्राफ बता रहे बना, ये वाला ग्राफ जो है वो राइट है और रॉन्ग है। ये ग्राफ ये इससे यहाँ आया और ये ग्राफ ये यहाँ आया। बोलो राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये लाइन इस लाइन को कंप्लीटली टच नहीं कर रही। तो फिर ये बताना, एक ग्राफ अपन ने ये बनाया, एक ग्राफ ये बनाया, ये यहाँ पे आके मिल गया। बोलो राइट और रॉन्ग? समझ में आ गया ना भैया? अगर ग्राफ का क्वेश्चन आए रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड से, तो दिमाग में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अभी किसके ग्राफ की बात कर रहे हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। हेडिंग डालना, इक्विलिब्रियम ग्राफ बिटवीन द rate of forward, between the rate of forward, rate of backward, rate of forward, rate of backward versus time. Rate of forward, rate of backward versus time. वे बनाओ, सारे ग्राफ बनाओ। पहले वाले पे कट करो, इनकरेक्ट। दूसरे वाले पे कट करो, इनकरेक्ट। तीसरे पे टिक करो, करेक्ट। सॉरी, हाँ करेक्ट। चौथे पे टिक करो, इनकरेक्ट।
चारों ग्राफ बनाना। RF RB, RF RB, और ये हो गया आपका RF और ये हो गया RB। तीसरे वाले के सामने लिखना करेक्ट ग्राफ, बाकी सब में लिखना इनकरेक्ट। पहले वाले ग्राफ में RF RB के बराबर नहीं है, दूसरे वाले ग्राफ में RF RB के बराबर नहीं है, तीसरे वाले ग्राफ में RF RB के बराबर हो गया, चौथे वाले ग्राफ में एक पॉइंट पे बराबर हुआ तो था लेकिन बाद में अनइक्वल हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ग्राफ एग्जैक्टली करेक्ट है? सिर्फ तीसरा वाला, क्योंकि तीसरे वाले ग्राफ में RF RB के बराबर है। तो ऐसा क्यों है कि RF RB के बराबर हो? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही है रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। तो एक काम कर लेना, इस वाले ग्राफ के नीचे लिख लेना, इस वाले ग्राफ के नीचे लिख लेना, सिर्फ ये ग्राफ इसलिए करेक्ट है, बिना अंग्रेज बने इसी लैंग्वेज में लिखना, सिर्फ ये ग्राफ इसलिए करेक्ट है क्योंकि सिर्फ इसी ग्राफ में रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में बराबर हैं। क्योंकि सिर्फ इसी ग्राफ में रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में बराबर हैं। हटाएं भैया इसको। दो ग्राफ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, आ चुका है नीट में। या तो ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा RF और RB का टाइम के रिस्पेक्ट में, या तो ग्राफ का क्वेश्चन मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में। अभी आपने कौन सा ग्राफ देखा है? अभी आपने ग्राफ देखा है RF RB टाइम के रिस्पेक्ट में। अब अगला ग्राफ बताने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में। तो अगला ग्राफ आप ही हमें बताओगे, क्योंकि अगले वाले ग्राफ की बात हम लोग पिछले वाले चैप्टर में थोड़ी सी कर चुके थे, अगर याद हो आपको, केमिकल काइनेटिक्स। एक बार दोबारा कर लेते हैं, जरा ध्यान देना। कोई रिएक्शन है, A B से रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है C+D। दो बातें करेंगे, एक बात करेंगे टाइम 0 पे और एक बात करेंगे टाइम t पे। टाइम 0 का मतलब हो गया इनिशियली और टाइम t का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम पर। तो यार दो बातें कर लेते हैं, एक बात करते हैं टाइम 0 पे और एक बात करते हैं टाइम t पे। टाइम 0 का मतलब हो गया एट इनिशियली, टाइम t का मतलब हो गया एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली A और B का आपने अमाउंट लिया x और x, बहुत देर से A और A ले रहे थे यार, अब बदल लेते हैं, क्या लेते हैं? x और x। तो इसका अमाउंट आपने x लिया, इसका भी क्या लिया? x। अबे x ले लो, y ले लो, z ले लो, a ले लो, b, कुछ भी ले लो। टाइम 0 का मतलब है, इनिशियल का मतलब है कि अभी A की मुलाकात B से हो नहीं पाई है, A B से रिएक्ट नहीं कर पाया है। अबे A B से रिएक्ट कब करेगा? 1 सेकेंड बाद या 1 माइक्रो सेकेंड बाद, कुछ ना कुछ टाइम तो हो। आपने एक वेसल लिया और वेसल में A और B को मिलाया, क्या मिलाते ही तुरंत टाइम 0 पे प्रोडक्ट बनेगा? नहीं यार, 1 सेकेंड बाद या 1 माइक्रो सेकेंड बाद, कुछ टाइम बाद तो प्रोडक्ट बनेगा। तो टाइम 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन नहीं हो पाई है, रिएक्शन नहीं हो पाई है तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, बना नहीं होगा तो होगा क्या? 0 0। तो यहां पे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हमसे कि सर जब बना ही नहीं है तो लिखा क्यों है?
जब बना ही नहीं है तो लिखा क्यों, इसको तो लिखिए मत। अबे भैया लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि टाइम टी पे वो बन जाएगा ना, तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन टाइम 0 पे नहीं बना होगा। नहीं बना होगा तो एक्चुअल में कितना होगा, 0 0। टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। तो मान लिया x में से कितना डिक्रीज हुआ, y, यहां भी x में से कितना डिक्रीज हुआ, y, और जितना ये डिक्रीज होगा उतना ये इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया y और ये हो गया y। हमें एक बात बताओ, ये जो प्रोडक्ट है ये टाइम के साथ बढ़ रहा या घट रहा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है या बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ रहा है भैया, बढ़ गया, बढ़ने के बाद कांस्टेंट, ऐसा थोड़ा ना हुआ हाँ पहले 0 था अब y हुआ, बढ़ा, y पे कांस्टेंट हो गया ना, ये थोड़ा ना हो रहा है कि फिर क्या होगा y प्लस वाई, फिर क्या होगा y प्लस वाई प्लस वाई, फिर क्या होगा, अबे ऐसा थोड़ा ना हो रहा है यार। भाई क्या हुआ, रिएक्शन एक बार फॉरवर्ड गई, फॉरवर्ड जाने पे ये बढ़ा और ये घटा, ये घट के कांस्टेंट हो गया और ये बढ़ के कांस्टेंट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये बात सही है, लेकिन बढ़ती नहीं रहेगी। सही बात क्या है, बढ़ेगी, बढ़ने के बाद कांस्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, ये बात सही है, लेकिन घटती ही रहेगी, ये बात गलत है। सही बात क्या है कि घटेगी और घटने के बाद कांस्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का ग्राफ को क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट ग्राफ ये होना चाहिए, रिएक्टेंट का ग्राफ, कंसंट्रेशन घटी और घटने के बाद कांस्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी और बढ़ने के बाद कांस्टेंट। अब मेरी बात समझना, इस वाले पॉइंट पे मान लिया कंसंट्रेशन 0 है, इस वाले पॉइंट पे क्या मान लिया, 0 है, तो प्रोडक्ट, बात समझना, इस वाले पॉइंट पे 0 है, इस पे 0 नहीं है, इस पे 0 नहीं है, इस पे नहीं, यहां पे 0 है कंसंट्रेशन, ठीक। तो प्रोडक्ट का ग्राफ हमने एक बनाया, ये प्रोडक्ट का ग्राफ, कंसंट्रेशन बढ़ाई और बढ़ाने के बाद कर दिया कांस्टेंट। सही या गलत, गलत है। हमने बोला कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ के कांस्टेंट, आपने खाली उतना ही सुना, लेकिन इनिशियल टाइम 0 पे प्रोडक्ट होगा कितना, 0 ना, तो 0 से बढ़ेगा, यहां से नहीं बढ़ेगा। मेरी बात समझना, हमने अभी की ग्राफ क्या दिखाया कि यहां से बढ़ा कांस्टेंट, गलत, यहां से बढ़ा कांस्टेंट, गलत, यहां से बढ़ा कांस्टेंट, ये वाला ग्राफ सही। नहीं समझ में आई मेरी बात, 0 से बढ़ेगा और बढ़ के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात भैया, 0 से बढ़ेगा और बढ़ के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर हम ग्राफ बनाएं इसका कुछ ऐसे, ध्यान देना, बोला साहब रिएक्टेंट घटेगा, घटा, कांस्टेंट, घटा, कांस्टेंट, प्रोडक्ट बढ़ेगा, बढ़ा, कांस्टेंट, बढ़ा, सही है गलत, यहां से उठना चाहिए था क्योंकि यहां पे क्या होगा, 0। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी, उठना चाहिए था यहां से क्योंकि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। तो खाली इतनी बात दिमाग में मत रखना कि रिएक्टेंट घटेगा, घट के कांस्टेंट, प्रोडक्ट बढ़ेगा, बढ़ के कांस्टेंट। प्रोडक्ट बढ़ना शुरू कहां से होगा, 0 से। बात समझ में आ गई ना भैया, तो लिखना शुरू करो, अगली हेडिंग डालना, ग्राफ बिटवीन द concentration of reactant or product graph between the concentration of reactant or product respect to the time. Graph between the concentration of reactant or product respect to the time. देखा भैया, पहला पॉइंट लिखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, डिक्रीज करेगी अंग्रेजों के लिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएगी। अगला पॉइंट,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, पेन को रोको और बताओ क्या लिखें, बढ़ेगी या जीरो से बढ़ेगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएगी। चलिए कुछ ग्राफ बनाते हैं। यहां टाइम, ये हुआ आपका प्रोडक्ट, ये हुआ आपका रिएक्टेंट। बताओ ग्राफ सही या गलत? सही या गलत? रिएक्टेंट होना चाहिए डिक्रीज और रिएक्टेंट हो गया भाई, रिएक्टेंट इंक्रीज होके कांस्टेंट हो गया ना, ये तो वैसे ही गलत हो गया हर हाल में, तो ये ग्राफ तो हो गया गलत। भैया प्लीज अभी लिखना नहीं, एक मिनट समझ लेना उसके बाद लिखना। ये आपने बनाई इसकी कंसंट्रेशन, ये आपने बनाई इसकी कंसंट्रेशन, ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका रिएक्टेंट। जरा देख के बताओ राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? सही या गलत? सही या गलत? पक्का? चलो चेक करते हैं। हमें इतना बताना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ के कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ के कांस्टेंट, फॉलो कर रहा नहीं फॉलो कर रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट के कांस्टेंट, फॉलो कर रहा है ना भैया? हमने ऐसा नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने बोला कांस्टेंट हो जाएगी, बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये श्योर है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो एक ग्राफ और बना रहे हैं, ये आपने यहां से इंक्रीज किया और ये ग्राफ यहां से इंक्रीज किया, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। सही या गलत? सही या गलत? भैया 100% सही, ये वाला ग्राफ भी सही है, ये वाला ग्राफ भी सही, क्योंकि हमें इस बात से मतलब है कि प्रोडक्ट जीरो से बढ़े कांस्टेंट हो जाए, रिएक्टेंट घटे और कांस्टेंट हो जाए, फर्क नहीं पड़ता कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है या बराबर नहीं है। इस वाले ग्राफ में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं थी और यहां पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। बात समझ पा रहे हो ना? तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। हमें इस बात से मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। कहां पे? इक्विलिब्रियम पे। तो एक ग्राफ और बनाते हैं। ये वाला ग्राफ इनकरेक्ट था, ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट। चलो एक और बताओ जरा। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बोलो राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। चलो एक और बनाते हैं, ये और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, गलत हो गया। एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, देख लो देख लो, पक्का? क्योंकि प्रोडक्ट जीरो से नहीं उठा है, तो ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। ये ग्राफ रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये दो राइट। बनाओ फटाक से बना लो, सारे ग्राफ बनाओ। जिसपे टिक है उस पे लिखो राइट, जिसपे क्रॉस है उस पे लिखो रॉन्ग। रटना मत, ग्राफ देख के पहचानना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बस पहचानना कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम के लिए है और कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम के लिए नहीं है। ना 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 ना, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताओ। रेट ना, बस अब रुक जाओ। रेट ऑफ
फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट ना बेटा। ये क्या किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, यहां रेट होता तो सिर्फ ये वाला ग्राफ करेक्ट होता। अपन रेट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं? कंसंट्रेशन। दो अलग अलग बातें हैं। इक्विलिब्रियम पे रेट की अगर बात करोगे तो 100% श्योर है आरएफ आरबी के बराबर ही होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन अपन लोग बात किसकी कर रहे हैं? कंसंट्रेशन की। और कंसंट्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट के कांस्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से बढ़ के कांस्टेंट, राइट ना। तो इस वाले एक्सिस पे सभी लोग लिख लेना यार, ये कंसंट्रेशन है। इस वाले एक्सिस पे ये कंसंट्रेशन, यहां कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे। फिर एक ग्राफ दिखाते हैं, पूछा हुआ है नीट में 3-4 साल पहले पूछा था, अमोनिया वाला क्वेश्चन, ग्राफ बना था। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। इसको बना लो पहले। ऑफ था, हाँ हाँ।
कितनी देर पहले? 2 मिनट पहले, ठीक, 2 मिनट पहले ना। बेटा क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए हैबर प्रोसेस में कौन सा ग्राफ करेक्ट है? अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है? अब आ रही ना आवाज? तुमसे नहीं पूछ रहे बे। यस सर। हाँ भैया ठीक है, अब नोट करिए। ये 4 ऑप्शन है अपने पास, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? सी बन गया, वेरी गुड। पहले वाले ग्राफ की अगर बात करें, N2 और H2 रिएक्टेंट है, डिक्रीज कांस्टेंट, डिक्रीज कांस्टेंट, ग्राफ सही है, अभी तक ग्राफ सही है। अमोनिया प्रोडक्ट है, 0 से बढ़ेगा और कांस्टेंट, लेकिन समस्या हो गई कि अमोनिया बढ़ के कांस्टेंट तो हो रहा है लेकिन 0 से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए पहला ग्राफ हो गया इनकरेक्ट। सेकंड पे आगे, N2H2 रिएक्टेंट है, घट के कांस्टेंट, तो N2H2 रिएक्टेंट है, घटा कांस्टेंट, ये घटा कांस्टेंट, इतना तो सही है। अमोनिया को 0 से बढ़ना चाहिए लेकिन ये बढ़ा है यहां से, इसलिए ये ग्राफ भी हो गया इनकरेक्ट। थर्ड वाले पे आ गए, N2H2 रिएक्टेंट है, डिक्रीज कांस्टेंट सही है, डिक्रीज कांस्टेंट सही है। अमोनिया प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट है तो 0 से बढ़ के कांस्टेंट, तो सही तो है, 0 से बढ़ा और कांस्टेंट हो गया, तो थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पे तो एकदम उल्टा ही हो गया, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नोट करो भैया, किसी भी रिएक्शन, वो अमोनिया हो, वो PCl5 का डिकम्पोजिशन हो, वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो, क्या ग्राफ देख के आप पहचान लोगे? एक बात ये कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट के कांस्टेंट, जो गलती करोगे वो प्रोडक्ट में करोगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए ये याद कर लेते हैं प्रोडक्ट बढ़ के कांस्टेंट, इतना मत याद करना, प्रोडक्ट 0 से बढ़ेगा उसके बाद कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई भैया? ठीक बात। हाँ इधर नोट कर लिया बेटा, ऑनलाइन वाले भाई लोग नोट कर लिया, हटाएं इसको। ठीक, हाँ भैया बताना, ये वाला ग्राफ ये पहले वाले के लिए सही है दूसरे वाले के लिए? पक्का? पक्का ना? ठीक बात। यहां पे प्रोडक्ट कौन है? PCl5 प्रोडक्ट है, मतलब क्या होना चाहिए? बढ़ के कांस्टेंट, तो यहां पे ये खुद बता रहे हैं हम क्या है? प्रोडक्ट। तो ये वाला ग्राफ इस वाली रिएक्शन के लिए सही है। तो कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है। अभी क्या पूछा था? रिएक्शन से ग्राफ, अब क्या पूछ लिया? ग्राफ से रिएक्शन। तो आपने ये देखा कि ये 0 से बढ़ा कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट है, ये घटा कांस्टेंट, ये घटा कांस्टेंट मतलब ये क्या है? रिएक्टेंट। तो भैया ग्राफ से भी निकाल लेंगे और रिएक्शन से भी ग्राफ निकाल
निकाल लेंगे। बस दो बातें याद रखें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा 0 से बढ़ेगी और क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट के क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अ केमिकल रिएक्शन नहीं, नोट नहीं करना बेटा, इसको नोट कर चुके हो इसके पहले, बहुत सारे नोट कर चुके हो। कितने नोट करोगे, 8-10 ग्राफ नोट कर चुके हो। अ केमिकल रिएक्शन लिखिए, PCl5 gives to PCl3 plus Cl2. A chemical reaction PCl5 gives to PCl3 plus Cl2. If equilibrium concentration of PCl5 यहीं पे ले हाँ, कॉमा PCl3 and Cl2, PCl5 कॉमा PCl3 and Cl2 are regularly 8 mole per liter, 4 mole per liter and 2 mole per liter. Then find out the equilibrium constant. बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ध्यान देना, अगर सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दी हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन Kc बराबर क्या, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो लिखते थे। तो एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। अगर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दी हो तो सीधे इक्वेशन लिखो और जो दिया है पुटअप कर दो। PCl3 कितना दिया है साहब, 4 दिया है। अबे PCl3 4 दिया है ना, 4 मोल पर लीटर। और Cl2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। PCl5 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ये कैंसिल हो गया, 8 से 8, आंसर क्या आ गया, 1 मोल पर लीटर। नोट करो, अगर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सबकी इक्विलिब्रियम पर दी हो तो सीधे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखो, सब पुटअप करो, सीधे आएगा आंसर। नोट कर लिया भैया। एक क्वेश्चन आप निकाल के दिखा दो फटाफट। अ केमिकल रिएक्शन, नोट कर लो, आराम से नोट करो दिवाली तक। जो लोग दिवाली में घर ना जाएं वो हमसे कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए अलग से 3 घंटे 4 घंटे आ सकते हैं। हम फ़ोन करना टाइम बता देंगे। वो टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि हम आप लोग को बैच में पढ़ाएंगे। मतलब जो बच्चा यहाँ रुक रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कहीं से कोई टॉपिक पूछना है, कोई डाउट है, तो आप पूछने के लिए आ सकते हो। हम आपको मिलेंगे, दिवाली वाले दिन भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो। क्लास नहीं चलेगी, क्लास ऑफ रहेगी, टॉपिक नहीं आगे बढ़ेगा, परेशान मत हो, शकल पे 12 मत बजाओ।
जिन बच्चों को कुछ क्वेश्चन कहीं से पूछने हैं वो आ सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ये नोट कर लिया भैया, ठीक बात। अ केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives to 2NH3. If equilibrium concentration of if equilibrium concentration of N2, H2, ammonia, if equilibrium concentration of N2, H2, ammonia are regularly .2 mole per liter, 0.4 mole per liter and 0.4 mole per liter. तो हाँ मैं आंसर निकालूं। आंसर बोल दो यार, बताएंगे नहीं, आंसर बोल दो क्या आ रहा है। कितना? 5 10 की पावर -3। और कोई आंसर? हाँ जो भी है 5 10 की पावर -3 ना। इधर किसी का आ गया? कितना बेटा? 12.5। वेरी गुड। चलो भैया देख लेते हैं। भैया ध्यान देना, केसी बराबर, बस अब बातें नहीं, केसी बराबर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो मोल होंगी वो कहां चली जाएंगी? पावर में। तो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ H2 इसकी पावर 3। तो केसी बराबर आ गया, अमोनिया कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है ना। अबे तो रखो ना अमोनिया की जगह 0.2, इतना ही तो करना है। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा अमोनिया नीचे, सॉरी 0.4, अमोनिया 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4, 0.4 का स्क्वायर करोगे ना तो 0.4 इंटू 0.4, नाइट्रोजन कितना है? 0.2, नाइट्रोजन 0.2 इंटू हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 0.4, तो ये हो गया 0.4 की पावर 3, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो भैया ये और ये कहानी हो गई खत्म। तो केसी बराबर आ गया, तो ये 0.08, 1/0.08। ये कितने लोग का आंसर आ रहा है? बस खत्म बात, यही आंसर होगा भैया। 2 0 हटाओगे ऊपर बढ़ाओगे 12.5 ही तो आएगा। 12.5 इज द राइट आंसर भाई। ये पॉइंट हटाओगे, 2 0 ऊपर बढ़ाओगे, 100/8 का मतलब हो गया 12.5। आंसर क्या आ जाएगा? 12.5। समझ में आ गया ना भैया? नोट करो। अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दी हो,
सीधे इक्वेशन लिखो, सीधे पुटअप करो, सीधे आंसर आएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है, K1 K2 में रिलेशन निकालने को बोलता है। पहला क्वेश्चन हमने क्या बोला था आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालने को। दूसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 2 इक्वेशन दी होंगी और बोलेगा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और दूसरे वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो K1 K2 में रिलेशन फाइंड करिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, इसको हटाओ, थोड़ा सा हल्का सा खोल दो, नहीं खुलेगा यार, बस ठीक ठीक, क्रॉस वेंटिलेशन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिखिए, आंसर बोलने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन नोट करो फटाफट। नोट कर लिया भैया? अब पेन को अलग रख देना, जरा ध्यान देना। K1 बराबर, भाई K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाले रिएक्शन के लिए। K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाले रिएक्शन के लिए। तो K1 बराबर क्या? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। K2 बराबर क्या? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो लिखते हैं K1 बराबर एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, जो मोल होगा वो कहां चला जाएगा? पावर में, तो अमोनिया की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 और इसकी पावर 3। फिर K2 लिखा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया अपॉन एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पावर हाफ, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, और जो मोल होंगे वो पावर में चले जाएंगे। मोल कितने हैं? 3/2, तो पावर क्या आ जाएगा? 3/2। अब नीचे लिखो कंपेयर द बोथ इक्वेशन। अब कंपेयर कराओ, गणित लगाओ, बे बकवास है, ये सब नहीं करना है, ठीक है? करेंगे, ये भी करेंगे, जिनको गणित ज़्यादा अच्छी लगती होगी वो ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार तुम पहले इक्वेशन के लिए K1 लिखोगे, फिर K2 लिखोगे, उसके बाद कंपेयर करोगे, मैथ लगाओगे कि इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद रिलेशन निकालोगे। अबे टाइम थोड़ा ज़्यादा बर्बाद होगा। तो रिलेशन अगर निकालना हो तो सीधे आप क्या करो, K1 को K2 के बराबर कर लो, बस आ गया रिलेशन। अबे रिलेशन तो निकालना है ना, तो बस K1 को उठा के K2 के बराबर कर दो, आ गया रिलेशन। अब कुछ जो इसके साथ करो वो इसके साथ कर दो। क्या कहने का मतलब, मेरी बात सुनना, अगर इक्वेशन पलटेगी तो कांस्टेंट भी पलटेगा। अगर इक्वेशन पलटेगी तो कांस्टेंट भी पलटेगा, मतलब K1 की जगह 1/K1, K2 की जगह 1/K2। अगर इक्वेशन को पलटा है तो उसका कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स। जिस नंबर का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करेंगे वो नंबर उसके कांस्टेंट की पावर में चढ़ाएंगे। मतलब इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो K की पावर 2,
इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया है k की पावर 3, इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई किया है k की पावर 4, इक्वेशन में हाफ का मल्टीप्लाई किया है तो k की पावर हाफ, इक्वेशन में 3/2 का मल्टीप्लाई किया है पावर 3/2। अब जरा बात समझना, हमें इतना बताना अमोनिया राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे? राइट हैंड पे। यहां पे अमोनिया राइट पे या लेफ्ट पे? राइट पे, मतलब कोई भी रिवर्स नहीं होगा। पहली बात, K1 K1 रहेगा, K2 K2 रहेगा, ना तो K1 1/K1 होगा ना तो K2 1/K2 होगा। फिर सुन लेना, यहां पे प्रोडक्ट देखो कौन है? अमोनिया राइट हैंड साइड पे, यहां भी राइट हैंड साइड पे कौन है? अमोनिया, मतलब कोई भी इक्वेशन रिवर्स नहीं होगी। अगली बात, अमोनिया कितना, यहां कितना? 1, कितने का मल्टीप्लाई? 1। क्या बात है, क्या गजब गणित है। बोले 2 में यहां मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का तो ये 2 हो जाएगा। अरे वाह, गजब बात है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि 1 को अगर 2 करना है तो 1 में हाफ का गुणा कर दो। गजब बात है भाई जी। यार बाहर मिलना श्रीधराचार्य होता तो निपट जाता हार्ट अटैक से। भैया मेरी बात समझना, यहां पे अमोनिया कितना है? 2 मोल है ना, यहां अमोनिया कितना है? 1 है। 2 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। जितने का मल्टीप्लाई दिमाग में करना, यहां करने वरने की जरूरत नहीं है। जितने का मल्टीप्लाई यहां, उतनी पावर उसके कांस्टेंट में चढ़ा देंगे। तो K2 की पावर क्या लगा दी? 2 लगा दी। आंसर आ गया K1 बराबर K2 स्क्वायर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? फिर समझना, क्या किया? 2 रिलेशन निकालना था, आपने K1 को K2 को उठा के क्या कर दिया? बराबर। यहां पे देखा राइट हैंड पे कौन है? अमोनिया। यहां भी राइट हैंड पे कौन है? अमोनिया। किसी को भी रिवर्स नहीं करेंगे। यहां पे 2, यहां पे 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, जितने का मल्टीप्लाई उतनी पावर उसके कांस्टेंट में, तो K2 की पावर 2। आंसर आ गया K1 बराबर K2 स्क्वायर। अब यहां से गणित लगा के करते ना तो भी यही आता। देख लो, यहां 2 था ना, स्क्वायर था, तो क्या करते? स्क्वायरिंग द बोथ साइड, ऐसे लिखते थे ना क्लास 12 में, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर देते, ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाती और K1 बराबर क्या आ जाता? K2 स्क्वायर। टाइम थोड़ा ज्यादा बर्बाद होता, यहां पे टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा। ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी, लेकिन सॉल्व हमेशा ऐसे करेंगे। 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अपने आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। पहले लिखिएगा इसके नीचे पहला पॉइंट, जो इक्वेशन के साथ करेंगे, जो इस इक्वेशन के साथ करेंगे वो उसके कांस्टेंट के साथ भी होगा। वेल फंड है ना, चोट यहां लगे दर्द वहां भी होगा। जो उसके लिखो वे, जो इक्वेशन के साथ करेंगे वो उसके कांस्टेंट के साथ भी होगा। मींस दैट अगर इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, अगर इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो कांस्टेंट भी रिवर्स होगा। अगर इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो कांस्टेंट भी रिवर्स होगा। जिस नंबर का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करेंगे, जिस नंबर का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करेंगे, जिस नंबर का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करेंगे वो नंबर उसी के कांस्टेंट की पावर में लगाएंगे। वो नंबर उसी के कांस्टेंट की पावर में लगाएंगे और दोनों कांस्टेंट को उठा के बराबर कर देंगे, और दोनों कांस्टेंट को उठा के बराबर कर देंगे। तो रिलेशन आ जाएगा K1 और K2 में।
हाँ भैया, अब ये सॉल्व करो। पहले ये दोनों स्क्वायर करके, उसके बाद ये अपना जुगाड़ k1 बराबर k2। ये सीधे देखोगे सीधे आंसर आएगा। अभी 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। हो गया? नोट कर लिया भैया? हटाएं इसको। भैया ध्यान देना, पेन 1 मिनट रोक दो जरा, 1 मिनट। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर इसका अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाना। ये k1 है और ये क्या है k2। सबसे पहला काम क्या करोगे, k1 को उठा के k2 के बराबर। इतना कर लिया भाई? 1 मिनट के लिए पेन रोक दो, बस 1 मिनट के लिए प्लीज। अब इतना बताओ, पहले वाले इक्वेशन में HI राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे? राइट पे। यहाँ पे कहाँ पे है? बोलो, रिवर्स करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। कांस्टेंट रिवर्स होगा कि नहीं होगा? k1 या k2? k1 या k2? k2 भाई, k2। अभी इसको रिवर्स कर रहे हो ना, जो इक्वेशन रिवर्स करोगे उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रिवर्स। यहाँ पे HI कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको रिवर्स करना पड़ेगा, कांस्टेंट रिवर्स होगा। k2 की जगह क्या हो गया बोलो? 1/k2। अब बताओ HI 2 या 1? यहाँ कितना? कितने का मल्टीप्लाई? पावर कितनी? k1 पे या k2 पे? k1 पे या k2 पे? आंसर आ गया k1 बराबर 1/k2 की पावर 2। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? नोट करो, अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ 5 से 10 सेकंड में। पहले इसको नोट करो। इस इक्वेशन के लिए आंसर आ गया k1 बराबर 1/k2 की पावर 2। किसी के पास नीट की बुकलेट रखी है जिसमें लास्ट टू लिख लो 32 ईयर? हाँ, एक क्वेश्चन आया है 2-3 साल पहले, बढ़िया क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन थी। टफ क्वेश्चन तो वो भी करा देते हैं। इससे इक्विलिब्रियम निकालो, इक्विलिब्रियम निकाल दो। हाँ भैया, नोट कर लिया? बेटा ये बताओ, ये वाला हाथ कौन सा? राइट। ये वाला हाथ कौन सा? लेफ्ट। अब इतना बताओ, HI राइट में या लेफ्ट में? राइट में। यहाँ पे HI कहाँ पे है? लेफ्ट में। तो इसको पलटना पड़ेगा बराबर पे लाने के लिए। तो क्या पलट जाएगा बोलो? k2। तो k2 की जगह क्या हो जाएगा? 1/k2। राइट। k2 की जगह क्या हो गया? 1/k2। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यहाँ HI कितना है? बोलो बोलो। 2। यहाँ HI कितना है? 1। कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। ये सारी बातें दिमाग में चल रही, यहाँ कुछ नहीं। 2 का मल्टीप्लाई, जितने का मल्टीप्लाई उतनी पावर उसी के कांस्टेंट में लगा देंगे, यही तो लिखवाया। तो 2 का मल्टीप्लाई, तो इसका कांस्टेंट k2 है, k2 की पावर 2। आंसर आ गया। बात समझ में आ गई भैया? एक क्वेश्चन यहाँ हम लिख रहे हैं, बस वही रख लो। एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, इसका आंसर बताना जरा। ऐसे भी बोलो 10 सेकंड में। 10 सेकंड में k1 बराबर
1/K2 की पावर। वेरी गुड भैया, ध्यान देना। आपने क्या किया, जिनको अभी भी ना आया वो लोग ध्यान दे। सिंपल है, K1 को उठा के K2 के बराबर किया। अब क्या देखा, राइट हैंड साइड पे यहां कौन है, B। यहां B कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको पलटना पड़ेगा, तो पलटना पड़ेगा। K2 की जगह क्या हो गया, 1/K2। यहां B कितना है, 3। यहां 1, कितने का मल्टीप्लाई, 3 का। जितने का मल्टीप्लाई उतनी पावर उसी के कांस्टेंट में। आंसर क्या आ गया, K1 बराबर 1/K2 की पावर 3। नहीं समझ में आया, पक्का ना भैया? नोट करो ये वाला क्वेश्चन भी, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। भैया नोट कर लिया इसको, चलो। अगले टाइप का क्वेश्चन, अभी क्या दो इक्वेशन दी थी, K1 K2 में रिलेशन पूछा था, ठीक। 3 इक्वेशन दी हो, चौथे के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो। 4 इक्वेशन दी हो, पांचवे के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो। 2 इक्वेशन दी हो, तीसरे के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो। क्या करेंगे जरा ध्यान देना। इसके लिए K1 दिया, इसके लिए K2 दिया, इसके लिए K3 दिया, और इसका के फाइंड आउट करना है इन तीनों में रिलेशन निकाल के। तो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाकी सबको सेट करेंगे। तो एक बात बताना, जिसके लिए निकालना है वहां पे मैसेज कर दो, आप यहाँ ध्यान देना जरा, काम कहीं बाहर मार खाओगे फायदा क्या है। यहाँ ए से, आजकल लोग मम्मी पापा से इतना नहीं जितना किसी और से डरते हैं, बात समझो। यहाँ ए कन्वर्ट हो रहा है डी में, इतना बताओ। यहाँ पे ए है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। हमें सारी इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। ध्यान देना, जिसका कांस्टेंट निकालना है उसके अकॉर्डिंग सारी इक्वेशन को सेट करना है, राइट। यहाँ पे ए लेफ्ट पे कि राइट पे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब बताना, डी राइट पे या लेफ्ट पे, यहां पे पलटना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग बाकी इक्वेशन को सेट करना है, किसके अकॉर्डिंग, जिसका क्या निकालना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पे ए लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहां भी ए लेफ्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिवर्स नहीं करेंगे। यहां पे डी राइट हैंड साइड पे है, लेकिन यहां डी लेफ्ट पे है, इसको कर लेंगे रिवर्स। तो K3 की जगह क्या हो जाएगा, 1/K3। तो भैया ये इक्वेशन बनी क्या, ए बी सेम थी, बी सी सेम थी। अब इसको रिवर्स कर लिया, बोलो क्या बन गया, सी से डी। ये क्या था, K1, ये क्या था, K2। अब K3 नहीं रहा, क्या हो गया, 1/K3। अब एक काम करो, तीनों को जरा जोड़ के देखो, तीनों को जोड़ोगे, B से B खत्म, C से C खत्म, क्या आ गया, A से D। इसका जो कांस्टेंट होगा ना, तीनों के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो K बराबर क्या हो गया, K1 इंटू K2 इंटू 1/K3, या लिख लो K1 इंटू K2/K3। नहीं समझ में आया, नहीं आया, एक बार और देखो। तीन इक्वेशन दी हूं, चौथे के लिए कांस्टेंट निकालना हो, 4 दी हो, पांचवें के निकालना हो, 2 दी हो, तीसरे के लिए निकालना हो। जिसके लिए कांस्टेंट निकालना है
उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी इक्वेशन को सेट कर लेंगे। जिसके लिए निकालना है, तो इसके लिए निकालना है, यहां पे ए लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहां भी ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसको रिवर्स नहीं करेंगे। यहां डी राइट हैंड साइड पे है, लेकिन यहां पे डी लेफ्ट हैंड साइड पे है, हमें इसके अकॉर्डिंग बाकियों को सेट करना है, तो डी को हमें राइट पे लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन को पलट लिया भैया। क्यों पलट लिया? क्योंकि यहां पे डी कहां था? राइट हैंड साइड पे। इसको पलटा तो ये सी इधर, डी इधर, इसको पलटेंगे तो K3 की जगह क्या हो जाएगा? 1/K3। सबको जोड़ा तो देखा वही इक्वेशन आ रही जिसके लिए निकालना है। अगर इक्वेशन को जोड़ेंगे तो उनके कांस्टेंट का हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो इसका कांस्टेंट बराबर हो गया K1 इंटू K2 इंटू 1/K3, मतलब वही है K1 K2/K3। बात समझ में आ गई ना भैया? नोट कर डालो फटाक से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन पूछ चुका है। 12 क्वेश्चन नीट में अभी तक पूछ चुका है। इन टाइप वाले क्वेश्चनों से उठा के देख लो, भी हमने जोड़े, वो भी 2019-20 में तो कोई आया नहीं है। 2019 तक 12 क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछ चुका है। इस पैटर्न और इसके पहले वाले पैटर्न पे K1 K2 में रिलेशन निकालना और K1 K2 K3 में रिलेशन निकालना। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सीधे देख के निकलेंगे। अगर दिमाग में बस गए तो, रटने की कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा, समझ लोगे तो निकल आएगा। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, पूछा हुआ है शायद लास्ट टू लास्ट ईयर का पूछा हुआ है, 2017 का पूछा हुआ है। चलिए इसको नोट कर लिया भैया? चलो निकालो फटाक से अगला क्वेश्चन। आंसर बोलना नहीं, देख लो आराम से प्लीज यार, 1 मिनट बाद आंसर पूछेंगे।
बेटा वो लाइटें किनारे नहीं बंद करो, लाइटें बंद करिए सारी, लाइटें बंद कीजिए और बंद कीजिए बेटा, तो भीतर नहीं बंद करो, पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करो और बंद करो, लाइट बंद करो, पंखा ना बंद, ये भी बंद कर दो, दूसरा रिफ्लेक्शन होता है ना। नोट कर लिया भैया? अब बोलो आंसर कौन सा होगा? बोलो कौन सा? पक्का? एग्जैक्टली राइट। जिनको समझ में ना आया हो ध्यान दे, इसका निकालना है, समझना ध्यान से जरा, देखते जाना, पेन तक नहीं चलाओगे आंसर सीधे आएगा मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में। एनो राइट पे या लेफ्ट पे? एनो, अबे इतना बताओ, राइट पे या लेफ्ट पे? यहाँ पे राइट पे या लेफ्ट पे? 2 या 3? 2 या 3? K2 में कोई भी चेंज, मानते हो ना इतनी बात? चलो आगे बढ़े। मतलब K2 ऊपर रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? ऊपर। K2 में कोई चेंज नहीं, K2 में कोई चेंज नहीं, ये हो सकता है। K2 में कोई चेंज नहीं, ये हो सकता है। K2 की पावर 3 बेकार हुआ, K2 नीचे हो गया, बेकार हुआ। आंसर या तो A या तो B। इतनी बात क्लियर? चलो आगे बढ़े। बोलो वाटर राइट पे या लेफ्ट पे? राइट पे या लेफ्ट पे? इसका मतलब K3 पलटेगा नहीं, ऊपर होगा। यहां वाटर 3 या 1 या 2? यहां कितना? यहां 1, कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। K3 की पावर 3, K3 की पावर 3। तो भैया K3 की पावर 3 कहां पे है? फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे कुछ चेक ही नहीं करना है। नहीं समझ में आया? अबे कुछ भी नहीं किया है, इससे इसको आगे दो। तुम्हें अब तो कुछ करना ही नहीं यार, ऑप्शन दिए हुए तो और आसान हो गया। क्या देखा आपने? राइट हैंड साइड पे एनो देखा, एनो यहां भी राइट हैंड साइड पे है, यहां 2 यहां भी 2, मतलब K2 में कोई चेंज नहीं होगा। वाटर देखा राइट हैंड साइड पे, यहां भी राइट हैंड साइड पे, तो K3 पलटेगा नहीं, ये समझ में आ गया। यहां पे वाटर 3 था, यहां पे 1 था, हमें बाकी सब को इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। यहां 3 है तो यहां भी 3 करना है, 3 का मल्टीप्लाई तो K3 की पावर क्या? 3। तो इतना समझ में आ गया, आंसर वो सही होगा जहां पे K2 इंटू K3 की पावर 3 हो। तो K2 इंटू K3 की पावर 3 यही था, बाकी कहीं था ही नहीं। अब K1 भी चलो देख ही लेते हैं यार। बताओ अमोनिया राइट पे या लेफ्ट पे? यहां पे, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। बोलो 2 या 1? यहां भी किसी का मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ करेंगे रिवर्स। तो K1 की जगह क्या? 1/K1, तो K1 नीचे आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? K2 इंटू K3 की पावर 3/K1। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अगर अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज बता दें, हम दोबारा फिर बता देंगे। इशारा कर दे तो भी बता देंगे। ठीक, एक बार और देख लो भैया, एक इशारा आया है तो जरा देख लो एक बार और। बेटा क्या करना हम लोग को? हम लोग को ये देखना है, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है मेरे भाई, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, हमें उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग बाकियों को कंपेयर कराना है। ठीक, हमें इसके लिए निकालना है कांस्टेंट। तो हमने देखा यहां पे प्रोडक्ट साइड पे एनो था, तो एनो जहां भी है उसको हमें इसी साइड पे लाना पड़ेगा। तो एनो यहां राइट हैंड साइड पे, यहां भी एनो राइट हैंड साइड पे, तो पलटना नहीं पड़ेगा। यहां पे एनो 2 है, यहां भी एनो 2 है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो क्या K2 में कोई चेंज हुआ? ना तो पलटा ना तो किसी का मल्टीप्लाई, तो K2 में पावर भी नहीं चढ़ाएंगे। तो वो ऑप्शन सही होगा जहां पे K2 लिखा दिखाई दे ऊपर, नीचे तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमने इक्वेशन नहीं पलटी है। पलटी होती तो 1/K2 होता, तो K2 नीचे आता। तो K2 क्या दिखना चाहिए? K2 दिखना चाहिए। तो भैया K2 यहां दिख रहा है, K2 यहां दिख रहा है, यहां K2 की पावर 3 चेंज हुआ, गलत हो गया। यहां K2 नीचे, ये गलत हो गया। आंसर या तो पहला या तो दूसरा। आगे बढ़े, पानी आया तो पी गए, समझे नहीं? यहां आगे बढ़े तो क्या मिला? वाटर मिला। यहां वाटर कहां पे है? राइट हैंड साइड पे। यहां भी कहां पे है? राइट हैंड साइड पे। क्या रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं, दोनों सेम साइड पे हैं।
वाटर है कितना 3, यहां कितना 1, हमें इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको, तो यहां पे मल्टीप्लाई कितने का 3 का, यहां 3 था ना तो 3 का मल्टीप्लाई, जितने का मल्टीप्लाई उतनी पावर उसी के कांस्टेंट में, तो K3 की पावर क्या हो गई 3। तो भैया ऑप्शन ढूंढो, K2 के साथ K3 की पावर 3, K2 के साथ K3 की पावर 3, और कहीं था ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट। चलो K1 भी चेक कर ही लेते हैं यार। K1 इसके लिए था, अमोनिया यहां पे राइट हैंड साइड पे है और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, तो इसको लिया पलट, तो K1 की जगह क्या हो गया 1/K1, K1 आ गया नीचे, सबको जोड़ा, जोड़ने पे ये इक्वेशन आई, तो कांस्टेंट का क्या हुआ मल्टीप्लाई, K1 K1 नहीं रहा, K1 क्या हो गया 1/K1, K2 K2 है, K3 K3 नहीं रहा, K3 हो गया K3 की पावर 3, तीनों को मल्टीप्लाई करो ना यार, K2 इंटू K3 की पावर 3/K1, आ तो गया, नहीं समझ में आया, नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चन निकाल लोगे, 3 इक्वेशन दी हो, चौथा निकालना हो, 4 दी हो, 5वां, जिसके लिए भी निकालना है उससे बाकी इक्वेशन को क्या कर देंगे कंपेयर, इसके अकॉर्डिंग बाकियों को सेट करेंगे, सीधे आ जाएगा आंसर। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन बस आखिरी करते हैं। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कि आज क्लास लंबी है या आज क्लास छोटी है, अपने आप पता चल जाएगा। 2a प्लस कन्वर्ट, कह रही एसी चला दीजिए, भले 5 घंटे पढ़ा लीजिए। 2a कन्वर्ट, अभी परेशान मत हो यार, 2a कन्वर्ट टू 2d, अभी नोट मत करना, नोट मत करना, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, सी से सी खत्म हो जाएगा, K1, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी, चलो निकालो K1 K2 K3। अच्छा हम लिख रहे हैं, बताना, सुनो सुनो, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बोलो K1 की पावर 2, ठीक है, इंटू K2 इंटू K3 की पावर 2, सही है गलत, सही है गलत, सही है गलत, पक्का। चलो चेक कर लेते हैं, ए राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे, रिवर्स नहीं करेंगे, 2 है 1 है, मल्टीप्लाई 2 का, मल्टीप्लाई 2 का, मल्टीप्लाई 2 का, पावर लगाई 2, नीचे आ गए, डी राइट हैंड साइड पे, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे, पलटेंगे नहीं, यहाँ 2 यहाँ 1, मल्टीप्लाई 2 का, पावर कितनी लगा दी 2, सबको जोड़ दो, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या आ गया 2a से 2d, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, आंसर आ गया k बराबर K1 की पावर 2 इंटू K2 इंटू K3 की पावर 2। समझ में आ गया ना भैया, निकाल लो इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आप पहले ही लिख चुके हो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं वो कॉपी में लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिलेशन, मत लिखना, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। For the
फॉलोइंग रिएक्शन। चलो फटाफट नोट करो, नोट करो, कॉपी में नोट करो, पेन चलो फटाफट, आंखों से आंसर मत निकालो। बोलो ये आंसर आ गया? पक्का? सही आया है? एक साथ आंसर बोलना, वैल्यू देख लेंगे। बोलो वैल्यू, बोलो 1/250। सबका ही आ रहा है? सबका 1/256। चलो चेक कर लेते हैं भैया, ध्यान देना। यहाँ पे ए राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे ए कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बातें नहीं, ओए बातें नहीं प्लीज, अब बातें नहीं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको रिवर्स कर लेंगे तो K1 की जगह क्या हो जाएगा? 1/K1। K1 की जगह हो गया 1/K1। और इसको कर लिया रिवर्स दिमाग में। जो दिमाग में ना कर पाते हो कॉपी में भी कर लिया करें। बोले रिवर्स कर लिया तो भैया B से क्या बन गया? A। यहाँ पे C है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। इसको भी रिवर्स कर लिया तो ये C से बन गया B। उल्टा कर दिया क्या? हाँ सही है, सही ठीक है। ये K1 की जगह, बहुत बहुत धन्यवाद, K1 की जगह 1/K1 हो गया, K2 की जगह 1/K2। यहाँ पे A 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 2 हो जाएगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में कर लोगे यार। यहाँ पे B C 3 है तो C 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। जोड़ोगे ये 2B से 2B खत्म, 2C 2A मिल गया तो इसका कांस्टेंट बराबर हो गया 1/K1 इंटू K2 और इस पूरे की पावर क्या? 2। तो 1/4 इंटू 4 और इसकी पावर 2 तो 16 और 16 की पावर 2 लगा दो तो 16 इंटू 16 कितना आ रहा है? 254। निकाल लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? पक्का ना भैया? ठीक बात। हेडिंग डालिएगा
क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन, बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालिए, क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ आ जाओ भैया, ध्यान देना जरा। ये मान लिया टाइम जीरो पे, दूसरी बात टाइम टी पे। टाइम जीरो का मतलब होगा एट इनिशियली और टाइम टी का मतलब होगा एट इक्विलिब्रियम। तो यहां भी दो बातें करेंगे, पहली बात टाइम जीरो पे, दूसरी बात टाइम टी पे। टाइम जीरो का मतलब हुआ एट इनिशियली और टाइम टी का मतलब हुआ एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली ए और बी का अमाउंट क्या माना, एक्स और एक्स या एक्स और वाई या एक्स और जेड, कुछ भी मान लो। टाइम जीरो का मतलब है प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है, तो क्या लिखोगे, जीरो। अब भैया ध्यान देना, एक मिनट, जब टाइम आगे बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा। अब एक बात समझना, यहां पे जितना कोफिशिएंट होगा ये उतना डिक्रीज करेगा। मतलब x में से ये मान लिया कि 2a डिक्रीज कर गया, कितना, 2a। 3 होता तो 3a, 4 होता तो 4a, 5 होता तो 5a, हाफ होता तो हाफ a। बात समझ में आ रही है, जितना कोफिशिएंट होगा उतना यहां पे कम हो जाएगा। यहां पे भी y माइनस a, क्यों, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट कितना था, एक ही तो था। अबे b एक ही तो है ना, तो एक ही कम किया। यहां पे 3 होता तो -3a, यहां पे 4 होता तो -4a। जितना कोफिशिएंट होगा उतना डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पे ये c कितना है बोलो, 4 है, तो ये हो जाएगा 4a। जितना होगा ये उतना क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर इक्वेशन कुछ ऐसी होती, अभी कुछ कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, सुनते रहना, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात तो बाद में करेंगे। a + 4b गिव्स टू 5c। मान लिया इसका इनिशियल 2 मोल दिया है, मान लिया इसका इनिशियल 2 मोल दिया है। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, एट इनिशियल का मतलब क्या हुआ, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे 2 मोल दिया है। दूसरी बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम मतलब टाइम टी पे बात करेंगे, तो यहां 2 में से कितना घटा दें, x घटा दें। यहां 2 में से कितना घटा दें, 4x। कितना घटा दें, 4x। ये घटा दिया 4x और ये कितना बन जाएगा, 5x। क्या इतनी बात समझ में आई, पक्का? तो हमें ये बताओ कि इक्विलिब्रियम कौन है, ये पहला वाला या दूसरा वाला? अब कुछ बातें बोलते चले जाना। इक्विलिब्रियम पे A की कंसंट्रेशन कितनी, 2 - x। बहुत कठिन बात नहीं पूछी बेटा। इक्विलिब्रियम पे A की कंसंट्रेशन कितनी, 2 - x। इक्विलिब्रियम पे B की कंसंट्रेशन 2 - 4x। इक्विलिब्रियम पे C की कंसंट्रेशन, मानते हो ना? तो हमें इतना बता दो कि इनिशियल B का अमाउंट कितना है,
2 मोल। इनिशियल बी का अमाउंट 2 मोल। इक्विलिब्रियम पे बी का अमाउंट 2 माइनस 4x। इनिशियल सी का अमाउंट, सी का अमाउंट कुछ कह रहे हैं, लिखा ही नहीं है, लिख देते हैं यार। कितना है? 0 है। इक्विलिब्रियम पे सी का अमाउंट 5x। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन नहीं बोलने यार, क्वेश्चन बाद में कराएंगे। अब एक बात सुनो, बोल दे कि इक्विलिब्रियम पे सी दिया हुआ है 10 मोल। इक्विलिब्रियम पे सी कितना है? 10 मोल। अच्छा हटाओ, हमने कुछ बोला, तुम भूल जाओ, हमने कुछ नहीं बोला। तुम इतना बताओ इक्विलिब्रियम पे सी है कितना? 5x। 5x है। क्वेश्चन ने बोला इक्विलिब्रियम पे सी है 10 मोल और हमें कितना दिख रहा है? 5x। तो क्या 5x बराबर 10 नहीं हो गया? नहीं, यहां दिक्कत हो गई। नहीं, यहां दिक्कत हो गई। क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं आपको कि आपसे बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पे सी का अमाउंट, इक्विलिब्रियम पे सी का अमाउंट 10 मोल है और हमें इक्विलिब्रियम पे सी का अमाउंट 5x दिख रहा है। तो 5x बराबर 10 नहीं हो गया, तो x बराबर 10/5 नहीं हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 2 नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? अगर आ गया तो बताओ, तुम बताना। एक बात बोल लें, क्वेश्चन नहीं बोल लें। न्यूमेरिकल नहीं करेंगे यार हम लोग, वो तो बाद में करेंगे। आपसे बोला कि इक्विलिब्रियम पर, क्वेश्चन नहीं, एक बात सुनना। इक्विलिब्रियम पर ए का मोल, इक्विलिब्रियम पे ए का मोल दिया है। अच्छा एक बात बताओ कि 2 में से 3 घटाओ तो कितना बचता है? माइनस का 2 में से 3 घटाओ तो माइनस का 1 और 3 में से 2 घटाओ तो प्लस का 1। अब सुनो, आपसे बोला कि ए इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है 1 मोल। ए इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है 1 मोल। ए इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है 1 मोल। एक्स की वैल्यू बताओ। 1 कितनी होगी? 1। भैया क्यों? क्योंकि ए है कितना? 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? 1। 2 माइनस एक्स बराबर 1 हुआ, एक्स बराबर 1 नहीं। अबे बात समझो ना, हमें इतना बताओ ए इक्विलिब्रियम पे कितना है? एक्स या 2 माइनस एक्स? 2 माइनस एक्स। और बात क्या बोली कि इक्विलिब्रियम पे ए है 1 मोल। इक्विलिब्रियम पे ए कितना है? 1 मोल। आपको इक्विलिब्रियम पे ए कितना दिख रहा है? 2 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू 1 दी या 2 माइनस एक्स की? 2 माइनस एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर भी 1 ही आएगा। क्या मेरी इतनी बात पल्ले पड़ी है? पक्का? तो अगली बात सुनो जरा, हमें इतना बताओ इक्विलिब्रियम पे बी के मोल कितने हैं? 2 माइनस 4x, राइट ना? इक्विलिब्रियम पे बी के मोल कितने? 2 माइनस 4x। आपसे बोला कि इक्विलिब्रियम पर बी के मोल हैं, इक्विलिब्रियम पर बी के मोल गिवन है 1। कितने? 1। इक्विलिब्रियम पे बी के मोल 1 गिवन है, तो हमें इतना बताना ना x दिया हुआ है या 2 माइनस 4x दिया है? 2 माइनस 4x। इतनी बात मानते हो ना? तो 2 माइनस 4x बराबर क्या दिया हुआ है? 2 माइनस 4x बराबर क्या दिया है? 1। तो माइनस 4x बराबर 1 माइनस 2 बोले तो -1, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर क्या आ गया? 1/4। नहीं समझ में आया? पक्का ना? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन तुमने कराई दिए आपको। अब पहला क्वेश्चन लिखिएगा, अ केमिकल रिएक्शन, हेडिंग पड़ी हुई है ना? अब पहला क्वेश्चन लिखो। इतना मतलब भयभीत क्यों हो जाते हो कि पता नहीं क्या बता रहे? पहला क्वेश्चन लिखो। अच्छा हाँ यार, आज 246 है क्या? आज ट्यूसडे है क्या? ठीक ठीक ठीक। एक क्वेश्चन बस लिख लो, फटाक से छोड़ लें। एक क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन लिखिए। PCl5 gives to PCl3 plus Cl2। हटाओ, अभी नहीं करेंगे, सुकून से करेंगे। क्वेश्चन हड़बड़ी वाला ये है नहीं। सुन लो, मेरी बात सुन लो प्लीज, बात सुन लो। कल सुबह 6:30 पे क्लास है। ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और बात सुन लेना, बात सुन लो एक मिनट यार। 6:30 से 8 बजे तक
वो लोग आए जिनको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लगवाने हैं। बाकी सभी लोग 8 बजे आएंगे, इसी चैप्टर को 8 बजे कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ गई? ये चैप्टर 8 बजे कंटिन्यू होगा, 6:30 से 8 बजे तक केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लगवाएंगे। कल मिलते हैं जिनको इक्विलिब्रियम पढ़ना है 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। 6:30 बजे क्वेश्चन वाले लोग आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।